प्यारे विद्यार्थियों, सीबीएसई 2023 का पेपर, एक प्रैक्टिस पेपर आया हुआ है, सीबीएसई ने लॉन्च किया था कुछ दिन पहले। तो अब आपका बोर्ड का एग्जाम आने वाला है, तो इसको बढ़िया से तैयार कर लो। इसका कुछ क्वेश्चंस अच्छे हैं जो आपको पता होना चाहिए बोर्ड के एग्जाम से जाने से पहले। अगर आप 100 आउट ऑफ 100 का सोच रहे हैं तो ये पेपर बहुत जरूरी है। और कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आप, जो कॉमन क्वेश्चन है जो पहले भी पढ़े थे, और ये कुछ नए क्वेश्चन भी हैं इसमें, वो सारे बताऊंगा एक एक करके। तो शुरू करते हैं बेटा। देखो, पेपर का जो फॉर्मेट है वही है, 70 मार्क्स का है, 3 आवर्स का क्वेश्चन है और 35 क्वेश्चन है इसमें टोटल। ऑब्जेक्टिव 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स, इस तरीके से। ठीक है, तो ये तो इंस्ट्रक्शन है जो आपको बहुत ध्यान से पढ़नी चाहिए। मैं ध्यान से नहीं पढ़ रहा हूँ, है ना, इंस्ट्रक्शन, क्योंकि मुझे पेपर सॉल्व करना है अभी। अब देखो बेटा, पहला सवाल है, द इमेज बिलो शो 2 एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के एग्जांपल दे रखे हैं 2। ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है ये भी चेक कर लेना होता है कि ट्रू पूछ रहा है या फॉल्स। आजकल बड़ा ट्रेंड चला हुआ है बेवकूफ बनाने का, उसमें कई बार आपसे फॉल्स पूछ लेता है, आप ट्रू ढूंढ रहे होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इन बोथ फर्स्ट एंड सेकंड अराइजेस ड्यू टू सिंगल पॉजिटिव पॉइंट चार्ज लोकेटेड समवेयर ऑन द लेफ्ट। ऐसा नहीं हो सकता, पॉइंट चार्ज की वजह से ऐसे लाइन तो नहीं बन सकती है। ठीक है, तो लेफ्ट और इधर रखा हो तो ये गलत है। पहला, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इन बोथ फर्स्ट एंड सेकंड कैन बी क्रिएटेड बाय नेगेटिव चार्ज लोकेटेड समवेयर ऑन द लेफ्ट एंड पॉजिटिव चार्ज समवेयर ऑन द राइट। मतलब पॉजिटिव इधर रख दिया और नेगेटिव लेफ्ट में रख, पॉजिटिव राइट में और लेफ्ट नेगेटिव में। तो कभी ऐसा हो सकता है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ लाइनें जाए, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है। ठीक है, सम इलेक्ट्रिक फील्ड इन फर्स्ट, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन फर्स्ट is the same everywhere but the electric field in second becomes stronger as move from the left to right। देखो ये बात सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों, इक्विडिस्टेंस पैरेलल लाइन से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाते हैं। और इसमें जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो सेपरेशन घटती जा रही है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड होता जाता है। तो बट द इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स स्ट्रॉन्गर एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो ये बात सही है। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है इसका। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, 1 मिनट, ये ब्लैंक पेज हो गया इसमें। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज C0, इट इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ वोल्टेज V व्हिच चार्जेस द कैपेसिटर विद, जो एक बैटरी से कनेक्ट करती है, मतलब एक कैपेसिटर है C0 उसकी कैपेसिटेंस है और उसे एक वोल्टेज V से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, V से, which is charged the capacitor where the capacitor is still connected to the battery. A slab of dielectric material is inserted between the plate of the capacitor। यहाँ एक डाइलेक्ट्रिक भर रहे हैं इसमें। ठीक है, which of the following explain effect of the dielectric slab on the above situation? Dielectric field between the plates of the capacitor rises। बेटा, जब बैटरी कनेक्ट करते हैं ना और डाइलेक्ट्रिक भरते हैं, तो जैसे यहाँ क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक, 2 बातें होती है, मैं दोनों समझाऊंगा आपको। कि जब बैटरी कनेक्ट हो और डाइलेक्ट्रिक भर रहे हो तो चाहे जो हो जाए वोल्टेज नहीं बदलेगा, और वोल्टेज नहीं बदलेगा तो V इक्वल टू ED होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं बदलेगा। ठीक है, ना वोल्टेज बदला ना सेपरेशन बदली तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं बदलता। इस केस में अगर यहाँ बैटरी ना होती तो पक्की बात है इलेक्ट्रिक फील्ड और वोल्टेज दोनों डिक्रीज कर जाते हैं 1/k टाइम्स। यहाँ नहीं बदलेगा, तो वोल्टेज, इलेक्ट्रिक फील्ड नो चेंज। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स फॉल्स, ऐसा नहीं, ये याद कर लो, जब तक बैटरी कनेक्ट है ना कैपेसिटर के क्रॉस, जब तक उसकी आखिरी सांस चल रही है तब तक वोल्टेज नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा और नहीं बदलेगा। ठीक है, अच्छा, टोटल चार्ज ऑन कैपेसिटर इंक्रीजेस, ये बात सही है। जब इसको पोलराइज करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है तो बैटरी चार्ज की फॉर्म में एनर्जी को भेजती है, तो चार्ज k टाइम्स बढ़ जाता है, ये सही है। एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज डिक्रीजेस, ये गलत है, वो इंक्रीज होती है। तो ऑप्शन सी करेक्ट करना है आपको कि चार्ज इंक्रीज होता है और k टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। In the given region, electric potential varies with position as Vx equal to 3 plus 2x square. Which of the following statement is correct? Potential difference between 2 point x equal to 2 and x equal to -2 is क्या है बच्चों? 2 वोल्ट। देखो बेटा, जब आप इसमें x की जगह 2 रखोगे तो 3 plus 2 into 2 का स्क्वायर, तो 8 और 3 11। ठीक है, बन जाएगा ऐसे ही। और फिर -2 रखोगे तो 3 plus 2 -2 का स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर प्लस होता है, तो फिर ये 11 बन जाएगा। बताना सेम ही आ गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा, तो इसका ये तो गलत है। चार्ज ऑफ 1 कूलम प्लेस एट x equal to 2 एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ 6 न्यूटन। बेटा देखो,
अब पोटेंशियल से तो फोर्स पता लग नहीं सकता, तो किस चीज से पता लग सकता है? तो वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये वोल्टेज से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने का तरीका होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। इस ऑब्जेक्टिव का लेवल है, कुछ बढ़िया सवाल है ये। अब देखो नीट जेईई में भी ऐसे सवाल आते हैं। तो dv by dx, तो इसका डिफरेंशिएशन करो तो कितना हो जाएगा बच्चों? 3 का 0 और 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो 2 तो बाहर आ जाएगा, dx स्क्वायर by dx, x स्क्वायर का कितना हुआ? 2x, है ना? तो ये हो गया -4x। इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव होने का मतलब पक्का इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव x की तरफ, ऐसे मान लेते हैं, या नेगेटिव साइन का मतलब डायरेक्शन हो जाती है। तो अगर मैं 1 कूलम चार्ज रखूं x = 2 है, x = 2 रखने पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? -4 × 2 -8। तो उस पे फोर्स जो है 6 न्यूटन कह रहा है, गलत बात, यहाँ तो 8 न्यूटन आ रहा है। द फोर्स एक्सपेल्ड बाय द अबव चार्जेस अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस डायरेक्शन, ये भी गलत है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज रखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इन गिवन रीजन इज नॉन यूनिफॉर्म अलोंग x एक्सिस, नॉन यूनिफॉर्म अलोंग x एक्सिस, ये बात सही है क्योंकि x के साथ वेरी कर रहे हैं, तो हर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? वेरिएबल, तो ये बात सही है। ठीक है बेटा, तो ऑप्शन डी थर्ड। आगे बढ़ते हैं। टू स्टेटमेंट्स आर गिवन, वन लेबल assertion एंड अदर लेबल रीजन, है ना? सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एज शोन इन फिगर। देखो बेटा, इनमें ना इस बार के सैंपल पेपर में क्या कर रखा है, जैसे हम याद कर रखे हैं कि ये ऊपर नीचे, ये ना चेंज कर रखे हैं, इसमें तो ठीक लिखे हैं, कई बार गलत भी होते हैं। अच्छा, एजर्सन रीजन के लिए मैंने तरीका बता रखा है बच्चों, हमेशा रीजन पढ़ा करो पहले। सर क्यों? रीजन पढ़ने से क्या होगा? रीजन में क्या होता है, एक स्टैंडर्ड थ्योरी होती है, ज्यादातर बच्चों को पता होती है, वहीं पता लग जाएगा, आधा 50-50 हो जाता है। देखो रीजन पढ़ते हैं, विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर द एवरेज टाइम ऑफ कोलिजन इंक्रीजेस। बच्चों सोचो, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो एवरेज टाइम ऑफ कोलिजन इंक्रीजिंग नहीं, बहुत फास्ट हो जाती है, रेंडम वेलोसिटी बढ़ जाती है, रेंडम वेलोसिटी बढ़ने से जल्दी जल्दी टक्कर होती है, इसका मतलब रीजन फॉल्स हो गया। ठीक है, अच्छा अगर ये सही होता तो यही पता लग गया रीजन फॉल्स है, अगर सही होता तो क्या करते हैं, दैट्स व्हाई बोलते हैं मन में और फिर इसको पढ़ते हैं। एज द टेम्परेचर ऑफ अ कंडक्टिंग वायर इंक्रीजेस, as the temperature of conducting wire increases the drift velocity of the electron also increases। भैया ऐसा नहीं हो सकता, जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो ना तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंडिपेंडेंट होती है टेम्परेचर के, रेंडम वेलोसिटी बढ़ती है। ठीक है, ड्रिफ्टिंग तो एक सैचुरेशन वेलोसिटी है, सैचुरेटेड, जिससे वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ एक यूनिफॉर्म फ्लो होता है, तो वो नहीं बदलेगी, रेंडम वेलोसिटी बदलती है। इसका मतलब दोनों फॉल्स हैं, तो दोनों फॉल्स कहां है? ये ऑप्शन डी टिक करना है आपको। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं बेटा। A wire of length carrying a current I can be turned into, थोड़ा बड़ा करते हैं इसको। A wire of length L carrying a current of I can be turned into a circular loop of n turns. For what value of n will the magnetic moment of this current carrying loop can be maximum? ठीक है, अब देखो बेटा, अब पहले तो हमें मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट देखना होगा। मैग्नेटिक मोमेंट है ना कॉइल का, उसे म्यू से या कैपिटल एम से लिखते हैं, और वो कितना होता है? NIA, निया लिख लेते हैं इसको, है ना, याद रखने का तरीका। तो म्यू वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ टर्न करंट इनटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और ये वेक्टर हटा लेते हैं थोड़ा सा समझने के लिए। अब मुझे बताओ, अब आर ऐसे लिखा, ऐसे लिखा, ये लेंथ एल है, इस लेंथ एल का वायर है, इसको मोड़ के कॉइल बनाएंगे ऐसे। तो अगर मान लो इसका रेडियस आर है बच्चों, तो टोटल लेंथ एल 2 पाई आर एक चक्कर है, और इसमें एन टर्न बनाए तो टोटल लेंथ ये नहीं होनी चाहिए भाई, एक लेंथ एल का वायर है, आप उससे लूप बना रहे हो, तो लेंथ कितनी होती है लूप की? 2 पाई आर, और एन टर्न्स बनाए तो टोटल लेंथ एल होनी चाहिए। यहां से आर की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? एल अपॉन 2 पाई एन, आर की वैल्यू देखो यहाँ, एन आई पाई आर एल अपॉन 2 पाई एन का स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर था ना, अब देखो एन आई पाई एल स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर, एक एन से एन कट जाएगा, ये आ जाएगा म्यू इक्वल टू आई पाई एल स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एन। अब ये कह रहा है कि मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस करंट कैरिंग लूप इज मैक्सिमम। मैक्सिमम होने के लिए इस वैल्यू को n क्या होना चाहिए? तो n देखो
मिनिमम तो 0 भी हो सकता है लेकिन अनडिफाइन हो जाएगा इस पे तो मिनिमम और क्या हो सकता है, n की वैल्यू 1। अगर n 1 हो जाए तो म्यू क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। ठीक है, पॉसिबल वैल्यू भी तो देखनी है, तो पॉसिबल वैल्यू तो मिनिमम 1 हो सकती है। ठीक है, ताकि मैग्नेटिक मोमेंट मैक्सिमम हो जाए। क्लियर है बच्चों? अब देखो a deuteron and an alpha particle move with same kinetic energy under the effect of identical magnetic field. What will be the ratio of their radii of the path followed? ड्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल। देखो बेटा, पहले मैं ड्यूट्रॉन के बारे में बता दूं। ड्यूट्रॉन का कंपेयर करते हैं प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में। तो ड्यूट्रॉन का चार्ज होता है +e और मास 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, और अल्फा जो होता है ना उसका मास होता है प्रोटॉन के 2 टाइम्स चार्ज और मास होता है 4 टाइम्स। ऐसे याद कर लेते हैं। ठीक है, अब रेडियस की बात कर रहे हैं। ये बहुत रिपीटेड सवाल होते हैं बेटा रेडियस के। और प्रोटॉन का भी पता कर लो, प्रोटॉन होता है E और मास m। प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में याद रखना चाहिए। अच्छा, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ द पाथ फॉलोड? तो रेडियस होता है जो mv/qb, लेकिन यहां सेम काइनेटिक एनर्जी बोला है। तो हो सकता है आपने काइनेटिक एनर्जी के टर्म में पढ़ रखा हो, लेकिन मैं बना के दिखा देता हूं। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है हाफ mv²। ठीक है, तो ऊपर नीचे m को मल्टीप्लाई करो, तो यहां से mv का होल स्क्वायर इक्वल टू 2m के। mv कितना आ जाएगा, √2m²। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं ना बच्चों। तो ये हो जाएगा √2mk/qb। ठीक है, अब देखो ड्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेडियस बताना है, सेम मैग्नेटिक फील्ड में आ रहे हैं, सेम काइनेटिक एनर्जी है। तो ड्यूट्रॉन √2 टाइम्स ऑफ मास, काइनेटिक एनर्जी सेम, चार्ज कितना है E × b। और भैया अल्फा पार्टिकल का √2, मास कितना है 4 टाइम्स, काइनेटिक एनर्जी k, चार्ज कितना होगा बच्चों +2e, मैग्नेटिक फील्ड b। ऐसे ना, जब तुम इनका रेशियो कैलकुलेट करोगे RD/R अल्फा, क्या होगा बच्चों, ये होगा √ देखो जो कटने वाली चीजें वो बता देता हूं मैं। देखो 2 से 2 काट दो, K से K, B से B, E से E, M से M। ठीक है, अब देखो अंतर बचा 2, √2/1, यहां होगा √4/2। ठीक है, देखो 2 पर चला जाएगा, 2/4, ये 2/√2, इसका मतलब √2 बचा। ठीक है, कैलकुलेशन है ये। √2 कौन सा ऑप्शन में, इसमें। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, इस डायग्राम को देखो, ये 2 मटेरियल है, इनमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड लाइन दिखा रखी है इसमें, और इनमें से बताना है कि सुटेबल वैल्यू कौन सी है। एक बात तो देख लो, जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूर जाती है ना, ये डाइलेक्ट्रिक है। कौन है ये सॉरी डाइलेक्ट्रिक है, डायामैग्नेटिक है, और इससे सारी की सारी लाइन इससे पास हो रही है, तो ये फेरो है ना। अगर थोड़ी कुछ बाहर दिखा रखी होती इसका मतलब ये पैरा होता है। सारी लाइन इससे पास हो रही है, स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो फेरो। अब देखो इनमें तो पैरा और डाया में तो हिसाब लगाना पड़ता है कौन पॉजिटिव नेगेटिव। फेरो में जो ससेप्टिबिलिटी होती है और परमिबिलिटी दोनों ही वैल्यू बहुत बड़ी होती है 0 से। ठीक है, तो ऐसा कौन सा है जिसमें दोनों वैल्यू बड़ी है? देखो ये 1 से छोटी दिखा रखी है, 1 से छोटी, इसमें इक्वल टू ये रहा। पहले से ही चेक करो, एलिमिनेट कर लेते हैं ना, तो पहले 3 तो हो नहीं सकते। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं ये बात सही है। तो फर्स्ट में देखो, अब डाया में समझ लेते हैं, हाँ μr रिलेटिव परमिबिलिटी कम होती है, और परमिटिव ये जो ससेप्टिबिलिटी होती है ये 1 से 0 से छोटी होती है, क्योंकि नेगेटिव होती है वैल्यू। मतलब जिस फील्ड में रखते हैं इसके अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड पैदा करता है ये, तो ये नेगेटिव इसलिए होती है, तो इसका मतलब ये सही है। ठीक है, तो ये 7th क्वेश्चन था। देयर इज अ पेयर ऑफ, थोड़ा बड़ा करते हैं इसको। There is a pair of concentric and coplanar conducting loop of radius r1 and r2 such that r2 is 0.01 r1. Which of the following mutual inductance m for this pair directly proportional to ये? देखो बेटा इस सवाल आपने करा होगा। इससे 2 कॉइल है, ठीक है, इसका रेडियस है r2 और इसका है r1। इनके बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस बताना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो कोशिश ये करिए कि बाहर वाली कॉइल में करंट बना दो। ठीक है, ये छोटी कॉइल देने का मतलब क्या है, किसने बोला है R2 = 0.01 R1। इसका क्या मतलब है,
इसका मतलब है कि ये कॉइल बहुत छोटी है और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल की वजह से जो सेंटर पे होगा ना वही होगा, मतलब इस पूरी कॉइल के अंदर लगभग वही मैग्नेटिक फील्ड होगा जो इसके सेंटर पे होता है बड़ी कॉइल के। पता है ना बात? क्योंकि अगर आप कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लिखते हो कॉइल के, वो सेंटर के आसपास का पता होता है, आप इधर उधर का तो नहीं पता। तो बहुत छोटी कॉइल मान ली, अब इसकी वजह से इसमें मैग्नेटिक फील्ड जा रहा होगा, तो कितना फ्लक्स पास होगा? फ्लक्स इन कॉइल 2 ड्यू टू 1, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कॉइल 1 और एरिया ऑफ कॉइल 2। ठीक है, तो B1 कितना होगा बेटा? म्यू नॉट I1 अपॉन 2R और ये पाई R2 स्क्वायर। ठीक है, अब देखो बेटा phi21 और M21 क्या होता है? ओहो हाँ, जो स्टेप है हमारा जिसमें हम लिखते हैं फ्लक्स इन टू 1 म्यू 21 इंटू I1। ठीक है, ये लॉ ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस है ना, तो देखना M21 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? I1 को हटा दो, म्यू नॉट पाई R2 स्क्वायर अपॉन 2R। लेकिन यहाँ R2 R1 दोनों है, तो क्वेश्चन में दे रखा है, क्या दे रखा है अभी? क्वेश्चन कहाँ गया है? आप देखो क्वेश्चन, कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ जाएंगे, सॉल्व कर देते हैं। R2 की वैल्यू ये दे रखी है 0.01 R1 का स्क्वायर अपॉन 2R1। देखना बच्चों, एक R1 कट जाएगा तो M21 म्यूचुअल इंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R1। तो जो भी ऑप्शन में R1 है वो टिक कर दो। ठीक है, हमारा डिलीट हो गया ऑप्शन। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 9, देखो क्या है ये क्वेश्चन। A 5 ohm resistor, a 5 millihenry inductor and 5 microcapacitor, 5 microfarad, join in series resonance with an AC source of frequency omega naught। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट, अगर ये सीरीज फ्रीक्वेंसी होती तो बच्चों 1/√LC होती। ठीक है, इफ ओनली रेजिस्टेंस इज चेंज टू 10 ओम, देखो ये नहीं रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है नहीं ना, तो द सर्किट रेजोनेंस एट फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 का रेजोनेंस कर रहा है, तो इसका ओमेगा 1 ओमेगा नॉट ही है। ठीक है, नहीं बदलती बच्चों, रेजिस्टेंस बदलने से फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एलएससी की वैल्यू बदलने से बदलता। इफ ओनली इंडक्टर इज चेंज टू 20 मिली हेनरी, तो देखना पहले 5 मिली हेनरी था और अब 20 कर दिया, यानी कि 4 गुना कर दिया। देन सर्किट रेजोनेंट एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ ओमेगा 2, यानी कि ओमेगा 2 हो गया ओमेगा 1/√4L। ठीक है, सी 4L क्यों किया? क्योंकि देखो 20 है ना ये, तो इसका 4 गुना है, तो 4 बाहर आ जाएगा ना, 2 बाहर आ जाएगा, 1/√LC। और 1/√LC क्या है बेटा? ये ओमेगा 1 है, तो ओमेगा 1/2। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? ओमेगा 1/ओमेगा 2 पूछा है, तो ओमेगा 1/ओमेगा 2 बताना जरा। 2 इधर आ जाएगा ना, तो ये आ गया 2:1। कौन सा ऑप्शन सही है? सी। ठीक है बेटा, सही समझ में आ रहा है? अब देखो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 10। विच ऑफ द फॉलोइंग, थोड़ा बड़ा करते हैं इसको, विच ऑफ द फॉलोइंग एसी सर्किट ऑफ द फॉलोइंग इनपुट एंड करंट डिसिपेट मैक्सिमम पावर। बेटा एसी सर्किट में मैक्सिमम पावर पता क्या होती है? P इक्वल टू V0 I0 cos फाई। ठीक है, और ये डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं। ये पीक वैल्यू होती है वोल्टेज की और करंट की। अगर आरएमएस में लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हो, VRMS IRMS इंटू cos फाई। ठीक है, अब देखो एक चीज तो है पक्का कि अगर फाई कभी 90 हो जाए तो एवरेज पावर 0 होती है, तो वाटरलेस करंट फ्लो करता है, जैसे प्योर इंडक्टिव सर्किट, प्योर कैपेसिटिव। तो तुम्हें जहां पे भी ये दिखाई देगी कहीं फेज डिफरेंस 90 का है, जैसे देखो इन दो ऑप्शन में देखो, ये साइन फंक्शन है वोल्टेज और ये 90 का फेज डिफरेंस है, तो इसमें पावर 0 होगी, तो हो ही नहीं सकता। ऐसे ये देखो इसमें कॉस फंक्शन लिखा हुआ है और ये साइन फंक्शन है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो फिर क्या हो सकता है सर? या तो पहला या दूसरा। पहले में देखो वोल्टेज है 4 वोल्ट, करंट है तो वोल्टेज 2 वोल्ट, करंट 4 एम्पियर, फेज एंगल है π/4। अच्छा, दूसरे वाले में पीक वोल्टेज है मतलब एम्पलीट्यूड V0 100 और करंट है 100, लेकिन ये धोखा है, देखो यहाँ मिली एम्पियर दे रखा है, तो मिली एम्पियर से वैल्यू बहुत छोटी हो जाएगी। करके देखें, जैसे पहले इसका बता देता हूँ, 2 × 4 × cos π/4, तो 8 cos π/4 कितना होता है? 45 1/√2, तो 8/√2 आएगा इससे। लेकिन इससे देखो क्या आएगा, 100
इसका वोल्टेज है 100 इंटू लेकिन 10 की पावर -3 और एंगल कितना है cos π/3। तो बेटा देखो 3 जीरो उड़ जाएंगी तो ये 10 रह गया और cos π/3 यानी कि 60 डिग्री 1/2 ये हो गया 5 वोल्ट। और ये कितना हो जाएगा बेटा 8 डिवाइडेड, ये वाला देख लेते हैं, 8 डिवाइडेड बाय √2 यानी कि 8 1.4 14/80 14 पंजे 70 10 आ गया 0.0 यानी कि 5 पॉइंट समथिंग आएगा और ये केवल 5 है, तो ये नहीं हो सकता, ए ही ऑप्शन है, इसकी पावर ज्यादा है स्लाइटली। ठीक है, समझ आया बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आगे बढ़ते हैं। देखो the diagram below shows the electric field and magnetic field component of an electromagnetic wave at certain time this। तो यहाँ ना इस डायग्राम में बच्चों इलेक्ट्रिक बी दे रखा है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ ईएम वेव, तो ऑप्शन ना भी पढ़ो तो भी बता सकते हो। देखो E क्रॉस B ये वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है और E क्रॉस B का मतलब होता है जब आप E क्रॉस B कर रहे हैं तो E को ओवरलैप करते हैं B की तरफ। तो ऐसे देखो राइट हैंड थंब रूल, ऐसे देखना, अंगूठा बाहर की तरफ आ रहा है ना, तो इसका मतलब वेलोसिटी आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर। तो परपेंडिकुलर टू E एंड B, सही बात है, दोनों के परपेंडिकुलर होती है एंड आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए ये एडजस्टेंस रीजन आ गया। देखो बेटा इंटर पहले क्या पढ़ाया था, अभी क्या बताया था आपको, क्या पढ़ना है पहले, एडजस्टेंस पढ़ो, सॉरी रीजन पढ़ो। इंटरफेरेंस इज द रिजल्ट ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव फ्रॉम टू डिफरेंट वेवफ्रंट। देखो डेफिनेशन है नहीं, ये सही बात है। Whereas diffraction is the result of superposition of wavelets from different points of same wavefront। सही बात है, तो ये तो हो गया ट्रू, यानी कि assertion ट्रू है, तो ये तो हो नहीं सकता डी। ठीक है, अब देखो that's why ऐसे बोल रहे हैं, that's why interference pattern has maxima that are equally bright and bands are large in number in comparison to the diffraction pattern has maxima decreasing intensity and favor numbers। हाँ सही बात है। देखो बेटा जब एक ही वेव फ्रंट के ऐसे एक ही वेव फ्रंट के अलग अलग पॉइंट से वेवलेट्स जाके सुपर इम्पोज करते जाएंगे तो इनकी अलग अलग डिस्टेंस वेरी करती जाएगी ना, तो यहाँ जो इंटेंसिटी है वो स्लाइटली डिक्रीज होती जाती है बाहर की तरफ और इसमें कम मैक्सिमम मिनिमा बन पाते हैं। यहाँ क्या है, दो वेव फ्रंट से निकल के आएंगे तो इक्वल डिस्टेंस पे आते जाएंगे तो कंस्ट्रक्टिव पार्ट ज्यादा होगा, तो ज्यादा मैक्सिमा मिनिमा बनेंगे और इक्वल विड्थ के बनेंगे। ठीक है, तो ये बात सही है, तो दैट्स व्हाई दिस ये, तो ऐसा कौन सा है जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है, ये। ठीक है, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है बेटा, देखो under ideal condition consider two different source of light producing identical wave that happened in the phase with each other। आइडियल कंडीशन कोशिश ये कर रहा है कि हमने कोहेरेंट सोर्स बनाए, ठीक है, और सेम फेज में है और टू डिफरेंट सोर्स ऑफ लाइट प्रोड्यूसिंग आइडेंटिकल वेव्स, यानी कि फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ सब कुछ सेम है। When two sources are placed at the corner of a square, they broadcast wave uniformly in all direction। मतलब बोला कि हर डायरेक्शन में वेव इक्वल जा रही है। Which of the following location of the two sources will ensure that the waves always produce constructive interference at the center of square। जैसे ये स्क्वायर है तो उससे बोला है कि कहाँ रख सकते हैं, तो जैसे मान लो दो कॉर्नर पे रखना है, यहाँ पे है और सेंटर पे चेक करना है। तो देखो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब बनता है, जब पाथ डिफरेंस बिल्कुल जीरो, तो एक रे बनेगी यहाँ से जाएगी, एक यहाँ से, दोनों इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे नहीं, तो हाँ, तो पाथ डिफरेंस देखो याद करो, पाथ डिफरेंस 0 लैम्डा 2 लैम्डा, जब ऐसा होता है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनता है, तो बनेगी। अगर एक मैं यहाँ रख दूं और एक यहाँ रख दूं तो भी इक्वल डिस्टेंस आएगी, तो भी बनेगी। एक सोर्स में यहाँ रख दूं और एक सोर्स यहाँ रख दूं तब भी दोनों इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे। तो इसका मतलब किसी भी कॉर्नर पे रख के देख लो आप, सेंटर पे तो हमेशा क्या बनेगा, मैक्सिमम बनेगा। ठीक है, तो इसका मतलब एनी टू कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर कहाँ है, ये रहा। ठीक है, समझ में आया बच्चों, ए ऑप्शन सही है इसका, एनी टू कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर। मतलब पाथ डिफरेंस जीरो करना है, तो अगर एक सोर्स यहाँ रखो एक यहाँ, तो लाइट ये जाएगी ये जाएगी, इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करेगी ना, पाथ डिफरेंस जीरो हो जाएगा, तो कंस्ट्रक्टिव बन जाएगा। ठीक है, और भी जगह हो सकता है, लेकिन ये एंश्योर मतलब ये श्योर है कि कॉर्नर पे रखेंगे तो पक्का
क्या बनेगा? कंस्ट्रक्टिव। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 14 पे आ गए हम। गिवन बिलो देयर आर टू चार्ज सबएटॉमिक पार्टिकल P and Q that are accelerated with the same potential difference V. मास बराबर है दोनों के, बस चार्ज ऑफ Q is half of charge at P. मतलब चार्ज ऑफ, ऐसे लिख देता हूं थोड़ा, P का जो चार्ज है Q के चार्ज के आधे के बराबर है। Q और P दो चार्ज, ठीक है। Which of the subatomic particle will have longer de Broglie wavelength? तो देखो बेटा, तुम एक बात तो देख के आए हो, ये de Broglie wavelength वाला फॉर्मूला है कि रेडियाई ऑफ द चार्ज पार्टिकल इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, उनके लोकस पाथ के, ये ऐसा क्वेश्चन बहुत आता है, तो इनके फॉर्मूले सब याद होने चाहिए। तो de Broglie wavelength होता है H/mv, है ना। और यहाँ जब हम पोटेंशियल की बात करते हैं ना, पोटेंशियल डिफरेंस, तो देखो ये एक फॉर्मूला है जो आप हमेशा याद कर सकते हो, mp² काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक होता है चार्ज इनटू एक्सेलरेटेड पोटेंशियल। तो यहां से आप क्या लिख सकते हो इसको, 2mv को अंडर रूट 2mqv, 2m हो सकता है ना ये, तो k की जगह qv लिख देते हैं। अब तुम देखो जिसका चार्ज, मास तो बराबर है ना, मास तो बराबर हो गया, तो मास तो हट गया फैक्टर, वोल्टेज भी सेम है, जिसका चार्ज कम होगा है ना उसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी, क्योंकि उसका मोमेंटम कम होगा। ये नीचे वाला हिस्सा मोमेंटम है ना, तो जिसका चार्ज कम उसका मोमेंटम कम और उसकी वेवलेंथ ज्यादा। तो चार्ज कम किसका है? देखो बेटा, P का चार्ज नहीं, Q का चार्ज कम है, तो पार्टिकल Q बिकॉज इट हैज, एक मिनट, विच ऑफ द हैव लॉन्गर de Broglie वेवलेंथ, तो चार्ज किसका कम है? Q का, इसका चार्ज कम है ना, तो इसकी वेवलेंथ ज्यादा। तो चार्ज Q का चार्ज कम है तो वेवलेंथ ज्यादा होगी, तो पार्टिकल Q बिकॉज इट्स हैज, नहीं, चार्ज Q बिकॉज इट हैज स्मॉलर मोमेंटम, ये वाला ऑप्शन ठीक करेंगे बेटा, थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। देखो जिसका चार्ज कम होगा उसका मोमेंटम कम हो गया, उसकी वेवलेंथ ज्यादा। और चार्ज कम किसका है? जिसका, देखो यहाँ Q का चार्ज कम है, Qp/2 लिख रखा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो बेटा, assuming that the momentum of an electron measured with complete accuracy, that is corresponding uncertainty in its momentum being 0. What is the uncertainty in a simultaneous measurement of electron position? देखो बेटा, D, ये जो हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, डेल्टा P इंटू डेल्टा X इज नियरली H/2π। 4π में लिखते तो ग्रेटर देन लिख देते हैं, तो नियरली ऐसे लिख दिया हमने, ठीक है। तो अगर मैं कहूं कि इसके मोमेंटम में अनसर्टेनिटी 0 है, तो पोजीशन में अनसर्टेनिटी क्या होगी, ठीक है। तो अब देखना जरा, डेल्टा X इज नियरली H/2π इंटू डेल्टा P। अब ये अनसर्टेनिटी मतलब वेरिएशन कितना एग्जैक्टली चेक नहीं कर सकते हम, एरर कह सकते हो आप इसको। अगर ये 0 हो जाए, डेल्टा P इज नियरली 0, तो डेल्टा X समथिंग अपॉन 0 टेंड्स टू इंफिनिटी हो गया ना बच्चों, तो ये हो जाएगा इंफिनिटी, ठीक है, ऑप्शन सी, ठीक। अब देखो आगे बढ़ते हैं बच्चों, यूनिटी नहीं हो सकता, ठीक। ओहो, देखो बेटा, इसके बाद each of the statement below are based on properties of electron orbiting hydrogen atom. Identify the statements that are correctly satisfies the Bohr model of an atom. देखो बेटा, देखो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ, देखो जैसे सबसे पहले मुझे गलत वाले मिल रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एनी स्टेबल ऑर्बिट इज पॉजिटिव। नहीं, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा क्या होती है? नेगेटिव। स्टेबल होने का मतलब नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी, रूल है ये साइंस का, ठीक है। अमाउंट ऑफ एनर्जी -3.4 given to an electron in its second orbit, it escaped the atom. ये भी गलत है, ह्यूमन सर्कल बी और डी। क्योंकि एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन की ऑलरेडी एनर्जी नेगेटिव है और आप उसको फ्री करना चाहते हो एटम से, है ना। तो एनर्जी क्या होनी चाहिए? कितनी एनर्जी दोगे? माइनस में क्या जोड़े कि वो 0 हो जाए, तो प्लस जोड़ोगे ना। तो हमेशा आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है ना इलेक्ट्रॉन की एटम से निकालने के लिए, वो पॉजिटिव नंबर होता है, और ये कह रहा है -3.4 जोड़ना है, तो गलत है। रेडियस ऑफ सेकंड इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट इज 2a0 वेयर a इज बोर ऑर्बिट। नहीं, रेडियस जो होता है ना वो होता है r0 n² by z ऐसा कुछ।
तो अगर सेकंड ऑर्बिट करोगे तो 4 गुना हो जाएगा ये, है ना। ये कितना हो रहा है 2 टाइम्स ऑफ a नॉट, तो गलत है। अब इसे चेक कर लेते हैं। एंगुलर मोमेंटम ऑफ द ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन इज 3h/π। उसने ये नहीं बताया कि कौन से ऑर्बिट में, लेकिन क्या इतना हो सकता है कभी? तो देखो एंगुलर मोमेंटम होता है बेटा NH/2π होता है। अब मुझे ये लाना है, अगर कभी m क्या हो जाए 6 हो जाए, मतलब 6th ऑर्बिट में घूम रहा हो, तो कितना हो जाएगा 3h/π। एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा 3h/π। ठीक है, आगे बढ़ते। ओ तो इसका मतलब ये ऑप्शन सही है। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखो बेटा, इस क्वेश्चन को बता देता हूं मैं। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। पहले तो इसके ऑप्शन उल्टे कर रखें, ये थोड़ा देख लेना। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। देखो क्या लिखा है, पहले रीजन पढ़ लेते हैं। न्यूक्लियाई विद मिडल मास नंबर A 30 और 170 हैव हायर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। हमने पढ़ रखा है ये बात। जब मास नंबर के साथ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का ग्राफ बनाते हैं, है ना, तो कुछ ऐसा बनता है। ठीक है, तो 30 और 170 के बीच में ग्राफ ठीक रहता है, मतलब कांस्टेंट वैल्यू, मतलब हायर वैल्यू होती है। दैट्स व्हाई द कर्व बिटवीन द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस मास ड्रॉप एट हाई मास नंबर एज वेल एज लो एट लो मास नंबर। देखो इधर की तरफ आ रहे हैं तो कम हो रहा है, इधर की तरफ जा रहे हैं तो कम हो रहा है। ये दोनों बात सही है। ये तो कंक्लूजन है जो हमने पढ़ा था बाइंडिंग एनर्जी कर्व से, ये कंक्लूजन है। लेकिन तो मेरे अकॉर्डिंग आंसर होना चाहिए इसका बोथ ए एंड आर ट्रू, ये वाला बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, लेकिन बेटा जो सीबीएसई में दे रखा है, जो सॉल्यूशन में दे रखा है हमने, मैं भी किसी एक और बैच में करा रहा था, बच्चा बता रहा था कि ये दे रखा है। ठीक है भाई, मेरे अकॉर्डिंग ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये ज्यादा होना एक अलग बात है और ये कम होना एक अलग बात है। ये कम क्यों होती है और ये कम क्यों होती है, ये पता है आपको? क्योंकि जब जो इलेक्ट्रॉन, यहां देखो बल्क इफेक्ट आ जाता है। बल्क इफेक्ट आने से क्या होता है कि न्यूक्लियस अनस्टेबल होनी शुरू हो जाती है जब उसमें मास ज्यादा ऐड हो जाता है। और यहाँ बहुत लाइट न्यूक्लियाई है इसलिए अनस्टेबल है, क्योंकि इसका इंट्रैक्शन ही है दूसरे न्यूक्लियस के साथ। तो ये दोनों पार्ट में यहाँ वीक है और ये बीच में स्टेबल है। इसका आपस में एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, बहुत इफेक्टिव आंसर नहीं हो सकता अगर आप बी को टिक कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको छोड़ देता हूं, अगर पेपर में आता है तो आपको बी ही टिक करना है। लेकिन मेरी फिजिक्स ये कहती है कि ऑप्शन ए ठीक है इसका। ठीक है, अब देखो बेटा, बाकी आप समझ सकते हैं। अब देखो बेटा, ये सवाल एक in an on state the individual silicon German diode allow a drop of 0.7 volt 0.3 volt। ये सिलिकॉन डायोड है और इसका जो बाइसिंग वोल्टेज होता है वो है 0.7 और इसका होता है 0.3 वोल्ट। ठीक है, अक्रॉस देम इन सर्किट शोन इन फिगर, ये एक सिलिकॉन डायोड है ये वाली और ये जर्मेनियम डायोड है। व्हाट इज द वोल्टेज V नॉट फॉर द सर्किट नेटवर्क। यहाँ एक वोल्टेज बताना है, ये 10 वोल्ट है। देखो एक बात बताओ, ये ना डायोड होती है, डायोड वॉल्व की तरह होती है, इलेक्ट्रॉनिक वॉल्व है। ये एक कुकर है, उसमें सीटी लगी है। जैसे ये मान लो हम खाना बना रहे हैं, ठीक है, ये सीटी लगी है और हमने स्पेशल कुकर बनाया, एक छोटी सीटी है इसमें, एक बड़ी सीटी है। ठीक है, और इसमें कोई सब्जी बन रही है। मुझे बताओ अगर इसमें गैस बनेगी तो सबसे पहले कौन सी सीटी खुलेगी? ये वाली ना, छोटी है, इसका मास कम, जल्दी खुल जाएगी। तो जिसका अपोजिट नेचर कम होगा पहले वो वॉल्व खुलेगी। अब मुझे बताओ यहाँ दो है, अब इधर से जाए तो आंसर अलग आएगा, इधर से जाए तो अलग। तो आप बताओ ऑन कंडीशन में कौन सी वॉल्व खुली होगी पहले? इसमें 0.3 से अपोज कर पाती है, ये कितने से 0.7 से। तो जैसे यहाँ 10 वोल्ट लगेगा तो इसको पहले खोल देगा ना, तो करंट हमेशा इधर से आएगा। तो इसका मतलब ये जर्मेनियम की जो है तो 0.3 वाली इफेक्टिव डायोड होगी, ये वर्क नहीं करेगी, सीधे यहाँ से जा रहा होगा। अगर एक बार ये सीटी खुल जाए तो सारी गैस रिलीज कर देगी, ये सीटी तो कभी भी नहीं खुलेगी फिर। बिल्कुल यही बात है। तो यहाँ से 10 माइनस ऑफ 0.3 इक्वल टू वी हो, मतलब केवीएल लगाते जा रहे हैं। ठीक है, तो 10 में से 0.3 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 9.7। ठीक है, 9.7 कौन सा है? सी। ठीक है, समझ में आई बात? आगे बढ़ते। अब देखो बेटा, ये सवाल करते हैं। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट अ पॉइंट इज 0 एट गिवन पॉइंट, देन व्हाट कैन यू से अबाउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट? एक्सप्लेन। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट अ पॉइंट इज 0 एट अ गिवन पॉइंट, देन व्हाट can you say about the electric potential at that point? Explain. In two instances
below whether the electric field intensity and electric potential are zero and non zero at the middle point joining। देखो दो तीन बातें बेटा, पहला पार्ट अलग है, ठीक है, और ये अलग है। तो पहले पार्ट का आंसर कैसे देंगे आप? उसमें बोला इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस जीरो है, तो पहले तो ये देखो E इक्वल टू होता है माइनस ऑफ dV बाय dr, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस डेल्टा V बाय डेल्टा x, ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा r भी लिख सकते हैं। अगर कहीं E जीरो हो जाए, इफ E इज जीरो, तो देखना बेटा माइनस dV बाय dr इक्वल टू जीरो, तो dV बाय dr क्या हो गया? माइनस उधर चला गया। मुझे बताओ किसी क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन कब जीरो होता है? मतलब डिफरेंशिएशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज कब जीरो होता है? या तो वो कांस्टेंट हो, हेंस v इज जीरो और अ कांस्टेंट, ठीक है, ऐसे एक्सप्लेन करना है। तो जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो वहां पे पोटेंशियल जीरो होगा, ठीक है, या कांस्टेंट होगा, ठीक है। अब देखो इन टू इंस्टेंट्स बिलो स्टेट वेदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल। देखो इस क्वेश्चन में क्या है बेटा, डायग्राम साफ नहीं दिख रहा है, इसमें प्लस क्यू है और यहाँ पे प्लस क्यू है। इस पॉइंट पे पूछा जा रहा है कौन जीरो कौन नहीं। तो देखो पॉइंट पी पे जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड आप अलग से ऐसे दिखाएंगे, ई नोट इधर, ये 1 मार्क्स का है, ई नोट तो आधे नंबर में इलेक्ट्रिक फील्ड आधे में पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा इस पॉइंट पे? नेट जीरो, लेकिन पोटेंशियल क्या होगा? ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो पोटेंशियल विल बी नॉन जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो। लेकिन दूसरे क्वेश्चन में क्या है, यहाँ प्लस क्यू है और यहाँ क्या है बच्चों? माइनस क्यू। तो इस पॉइंट पे नेट पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, जितना इसका उतना इसका, जैसे के क्यू बाई आर प्लस के माइनस क्यू बाई आर, तो नेट पोटेंशियल क्या हो गया? जीरो। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐड नहीं हो जाएगी, पॉजिटिव से अवे और नेगेटिव से उसकी तरफ, तो नेट फील्ड ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड हो जाएगा बच्चों, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो होगा, पोटेंशियल जीरो। क्लियर है? अब देखो इसके बाद as shown below, magnetic dipole moment is oriented in three ways or uniform as in a uniform magnetic field। ये तीन डायपोल है, देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, ओ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, ठीक है, और तीन बेस है, एक ऐसे रखा है, एक ऐसे रखा है, एक ऐसे। Which of the orientation result in largest magnetic torque? तो टॉर्क होता है तो mv sin थीटा, ठीक है। तो थीटा जब सबसे ज्यादा होगा तो डाइपोल ऐसे रखा है तो थीटा 90 हो गया ना, तो इस केस में सबसे ज्यादा टॉर्क होगा, ठीक है। तो थीटा 90 है, तो आंसर लिखेंगे आप एज थीटा इज ये, तो एट थीटा इक्वल टू 90 टॉर्क विल बी मैक्सिमम, दैट इज mb। तो लिखेंगे सेकंड केस, ठीक है, सेकंड केस में सबसे ज्यादा टॉर्क। Which of the orientation has largest potential energy? पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है बच्चों? माइनस एम बी साइन थीटा और माइनस एम बी कॉस थीटा, ठीक है बेटा। और पोटेंशियल एनर्जी प्लस लानी है हमें, तो यहाँ इस केस में बच्चों एंगल 90 से बड़ा होगा। अगर एंगल 90 से बड़ा होता है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? पॉजिटिव। और वो कौन से केस में एंगल 90 से बड़ा? इस वाले में। हेंस फर्स्ट केस विल हैव हाईएस्ट पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है बेटा, लार्जेस्ट पोटेंशियल एनर्जी। आगे बढ़ते हैं। Capacitor consists of two parallel plates which an area of cross-section of 0.01 meter square separately by a distance of 0.001 meter. If the voltage across the plates varies at the rate of 10 to the power 8, determine the value of displacement current. देखो बेटा EM वेव का सवाल आ गया। EM वेव के दो सवाल आ गए, यानी कि 3 नंबर पूरे हो गए पेपर के। एक तो ऑब्जेक्टिव आया था अभी, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ EM वेव, और एक ही न्यूमेरिकल आ गया, है ना। तो 3 मार्क्स का ही चैप्टर है, तो 3 मार्क्स हो गए। I इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट d5 by dt, ऐसे लिखेंगे। अब जैसे ये कैपेसिटर है, इसका एरिया और ये सेपरेशन दी, क्या लिखोगे बेटा? एप्सिलॉन नॉट d by dt, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, है ना, एप्सिलॉन नॉट d by dt। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बेटा? v इक्वल टू ed लिख रखा है हमने, फॉर्मूला एक बना रखा है कैपेसिटर में, है ना। तो यहां से E इक्वल टू कितना आ जाएगा? v by d इंटू ए, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी और dv बाई dt, ऐसे लिख सकते हैं। देखो देखो यहां रेट दे रखा है, पोटेंशियल 10 टू द पावर 8 वोल्ट पर सेकंड से क्या हो रहा है? सेपरेट। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है? 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12। एरिया कितना दे रखा है प्लेट का? 0.001, और भैया सेपरेशन कितनी दे रखी है?
SI सिस्टम में दे रखा है, ये हमारे ऊपर रहम कर रखा है पेपर बनाने वाले ने, और इंटू 10 की पावर 8। ठीक है, देखो बेटा 10 की पावर -3 यहाँ कट जाएगी, एक ऊपर जाएगी एक्स्ट्रा 0। ठीक है, तो ऊपर इससे 10 बचेगा एक, तो 10 की पावर 9 और ये -3, 8.8 इंटू 10 की पावर -12 और इसके एक 8, ये एक 0 यहाँ से, तो +9, तो 8.8 इंटू 10 की पावर -3, तो 8.8 मिली एम्पियर आंसर आएगा। ठीक है, अगर मेरी कैलकुलेशन गलत नहीं है तो फॉर्मूला यही लगेगा। तो फॉर्मूला देखना होता है पहले आपको, फिर ये सारे फॉर्मूले के अलग मार्क्स हैं, कैलकुलेशन के अलग मार्क्स हैं। ठीक है, तो प्रॉपर लिखना है ऐसे। इसके बाद मैं उतना अच्छा नहीं लिख रहा हूं, तुम्हें बहुत अच्छे से लिखना है, तुम्हें 100 आउट ऑफ 100 लाना है। ठीक है, अब देखो क्रिटिकल एंगल फॉर द टोटल इंटर रिफ्लेक्शन डायमंड इज इन एयर इज 24 डिग्री। मतलब डायमंड का जो क्रिटिकल एंगल होता है वो 24 डिग्री है। स्टेट वेदर द टू स्टेटमेंट गिवन हियर आर करेक्ट और इनकरेक्ट, गिव रीजन फॉर योर आंसर। क्रिटिकल एंगल फॉर टोटल इंटर रिफ्लेक्शन ऑफ डायमंड इज मोर देन 24 डिग्री व्हेन सराउंडेड बाय वाटर। देखो बेटा, क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला होता है जैसे ये n1 की n2, यहां से लाइट रे जा रही है और ये थीटा सी ऐसे, तो साइन थीटा सी इक्वल टू होता है n2 बाय n1। ठीक है, अगर ये वैल्यू बढ़ जाए, मतलब ये मीडियम जो है, मान लो मैं इसे कह देता हूं डायमंड, और ये पहले एयर था, अब तुम इसे वाटर से रिप्लेस करोगे बाहर, तो ये n2 बढ़ेगा ना, और ये बढ़ने से क्या होगा, क्रिटिकल एंगल इंक्रीज करेगा n2 बाय n1, है ना। तो अगर n2 बढ़ता है तो क्रिटिकल एंगल क्या हो जाएगा, सराउंडेड बाय वाटर। हाँ, तो क्रिटिकल n2 बढ़ गया तो क्रिटिकल एंगल क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, समझाएगा। अब देखो, द स्पार्कल ऑफ डायमंड इंक्रीज रिमार्केबल व्हेन प्लेस इन वाटर। जब पानी में भी से रख देंगे, अच्छा थीटा सी इंक्रीज करने का मतलब, क्रिटिकल एंगल ज्यादा होने का मतलब, ये सोचो। देखो, अगर कोई लाइट रे इतने तक क्रिटिकल एंगल है, इसका मतलब है इसके बाद वाली जितनी भी लाइट रे होंगी, सोचो ये लाइट रे पैरेलल हो रही है ना, इसके बाद वाली लाइट रे क्या होंगी, ये थीटा सी है। ठीक है, तो ये वाली अगर मैं कोई दूसरी लाइट भेजता हूं तो ये ऐसे टक्कर खाई, ये ऐसे वापस हो गई। ठीक है, अगर ये सारी लाइट क्या हो रही है, जितना क्रिटिकल एंगल कम होता है ना उतना TIR ज्यादा होता है। अगर क्रिटिकल एंगल ज्यादा हो जाए, मान लो इतने तक ही आ सकती है, तो ये सारी लाइट बाहर निकलेगी नहीं। तो क्रिटिकल एंगल कम होने का मतलब TIR ज्यादा होता है, लेकिन यहां क्रिटिकल एंगल क्या हो गया, बढ़ गया। अगर क्रिटिकल एंगल बढ़ गया तो लो TIR। ठीक है, समझ बात। दूसरे पार्ट में क्या लिखोगे, एज थीटा सी इंक्रीजेस देन TIR विल बी रिड्यूस। तो इसका मतलब अब रिमार्केबली व्हेन, ये लिखा है कि व्हेन जो स्पार्कल है वो बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है, जो उसका स्पार्किंग है वो कम हो जाएगी, स्पार्कलिंग। क्यों, क्योंकि यहां क्या हो गया, TIR का अमाउंट कम होता जा रहा है। मैं तुम्हें एक छोटी सी बात बताऊं, चलो ऐसे समझो। जैसे एक लाइट रे का थीटा सी ये है, ठीक है, मतलब एक मीडियम का, और एक का थीटा सी है। इसका मतलब है इसमें जितनी भी लाइट रे हैं, है ना, यहां तक ये वाली लाइट, जैसे ये लाइट रे है, जितनी भी ये लाइट रे हैं सब TIR करेंगे। ठीक है, ये सब TIR कर रही है। इसमें क्या है, ये वाली TIR कर पाएंगे बस। किसमें ज्यादा TIR हो रहा है, इसमें, क्योंकि इसका थीटा सी कम है। ठीक है, तो आप यहां लिखेंगे कि एज थीटा सी इंक्रीज हो गया तो इसका मतलब है TIR कम होगा, तो स्पार्कलिंग कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, ये लिख लिया। आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 23। एस्टिमेट द नंबर ऑफ डार्क फ्रिंज ऑन द आइदर साइड ऑफ द सेंटर मैक्सिमम दैट कैन प्रोड्यूस बाय द डिफ्रेक्शन सेटअप बाय स्लिट ऑफ 5 into 10 की पावर -6 एट इंसिडेंट ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर। बेटा बहुत बढ़िया सवाल होता है ये कंपटीशन में भी आता रहता है इस तरीके का, कभी इंटरफेरेंस में, कभी डिफ्रेक्शन में। एक छोटा सा कंसेप्ट यूज होता है, नंबर ऑफ डार्क फ्रिंज ऑन द अदर साइड। डार्क बनाना है तो डार्क के लिए क्या फॉर्मूला होता है, A sin थीटा इक्वल टू L लैम्डा होता है ना। ये होता है विड्थ, है ना, और लैम्डा वेवलेंथ। तो देखना जरा n इक्वल टू A sin थीटा अपॉन लैम्डा। तो मुझे एक बात बताओ तुम्हें, लैम्डा
तुम्हें चाहिए एन की मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू में साइन थीटा कितना हो सकता है, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 1, तो यानी कि एन मैक्सिमम हो जाएगा ए बाय लैम्डा। ए कितना है बच्चों, ए है 5 × 10⁻⁻6, ठीक है, और लैम्डा कितना है 600 नैनोमीटर। 5 × 10⁻⁻6 अपॉन 600 × 10⁻⁻9, ठीक है, क्या बनेगा बच्चों 5 × 10⁻⁻6 अपॉन 600 और भैया 10 की पावर ये हो जाएगा +9, ये कितना हो गया 5 × 10⁻³ अपॉन 6 × 10⁻², तो ये हो गया 50/6, ठीक है, एन मैक्स, ठीक है। आपको ये लिखना है प्रॉपर लैंग्वेज में, फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन ए sin थीटा इक्वल टू ए वेयर ए इज स्लिट सेपरेशन स्लिट विड्थ, लैम्डा इज वेवलेंथ, और दिस इज अ कंडीशन ऑफ डिस्ट्रक्टिव क्या बोलेंगे इसको, डिफ्रैक्शन, है ना, डार्क फ्रिंज बनानी है। तो ये जब सॉल्व करोगे भाई या कितना आ रहा है 6 × 48 6 × 54 8.3 आ रहा है, तो 8.3 तो नहीं हो सकता, तो नियरली क्या होगा बेटा 8 होगा ना, तो 8 आ रही है ये ऊपर की तरफ, और माइनस में भी तो हो सकती है ना वैल्यू, तो सेंट्रल मैक्सिमा से 8 तो ऊपर होंगे डार्क और 8 नीचे, तो टोटल 16 होंगे अबव द लाइन और बिलो द लाइन, ठीक है। इस तरीके से करना है, आइदर साइड बोलाएगा तो ऊपर की तरफ 8 और नीचे की तरफ 8, ऐसे लिख सकते हो। इसके बाद देखो आगे बढ़ते हैं, by what factor that does the kinetic energy potential energy of an electron in hydrogen atom change as it move from n = 1 to n = 3। तो देखो by what factor kinetic energy, देखो kinetic energy का फॉर्मूला क्या होता है 13.6 Z/n², इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है ना, ठीक है। तो पहले काइनेटिक एनर्जी के बारे में देखते हैं, 1 2 3 जा रहा है, तो पहले n = 1 है, 1 वाले में होगा 13.6, Z भी 1 होता है तो 1 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और कौन से ऑर्बिट में आ रहा है 3 में, 13.6/3 का स्क्वायर यानी कि 13.6/9, यानी कि काइनेटिक एनर्जी इन 1/9, तो 1/9 के फैक्टर से चेंज हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी का बिल्कुल ऐसे लिख सकते हो, प्लस इसका 2 टाइम्स होती है ना, माइनस में प्लस नहीं होती, माइनस होती है पोटेंशियल, और ये होता है 27.2 Z/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसमें भी देखो Z1 हो गया 27.2 अपॉन 1 का स्क्वायर पहले में, और थर्ड में क्या होगा बेटा, ये थर्ड लिख लो इसको, थर्ड हो जाएगा -27.2 3 का स्क्वायर, तो ये कितनी हो गई, ये पहले वाली है ना, तो Pe1 अपॉन ये भी 9, तो 1/9 टाइम्स ये भी इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है, डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है बेटा, डिक्रीज करेंगे ना, 9 नीचे डिवाइड हो रहा है। इसके बाद देखो बेटा ये आ गया न्यूक्लियर रिएक्टर का सवाल, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर ऑफ और रिप्रोडक्शन फैक्टर K of a nuclear reactor is defined as the number of fission reaction produced by given generation of a neutron to the number of fission reaction in the preceding generation. What should be the value of K for the following purpose? देखो आपने न्यूक्लियर रिएक्टर पढ़ाया था, मैंने आपको K बताया था, है ना, और इसको मल्टीप्लिकेशन फैक्टर बोलते हैं। तो इसमें अगर सेल्फ सस्टेनिंग हो तो जितने न्यूट्रॉन पैदा हुए उन्हीं का इस्तेमाल हो रहा हो, है ना, बाकी को एब्जॉर्ब कर लिया जाए, तो उसमें रेशियो क्या होना चाहिए, K = 1 होना चाहिए ना। तो पहले पार्ट का आंसर होगा K = 1, ये होता है सेल्फ सस्टेनिंग, ये चलता रहेगा, बिजली बनानी है तो ऐसे चलता रहेगा फैक्ट्री, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर। और टू स्विच ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्टर तो K क्या होना चाहिए, <1। भाई अभी ज्यादा कम यूज हो रहे हैं, पहले ज्यादा पैदा हुए थे, तो इसका मतलब ये बंद हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है, तो K की वैल्यू 1 हो जाए। और अगर ब्लास्ट कराना है तो उस केस में क्या होता है बेटा, K > 1, ठीक है, एक्सप्लोड होता है उस केस में, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है जो अब जो पैदा हुआ है पिछली जनरेशन से ज्यादा पैदा हो गए, तो इसका मतलब अनकंट्रोल हो सकता है रिएक्शन। फिर पूछा व्हाई आर द मॉडरेटर मोर इफेक्टिव इन स्लोइंग द फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन इंक्रीज ऑन अबंडेंट uranium-238 एटम्स ऑफ फाउंड इन द नेचुरली अकरिंग यूज सैंपल। देखो कितनी बढ़िया सवाल है, ये मैंने करा भी रखा है। क्वेश्चन है कि मॉडरेटर का इस्तेमाल क्यों करते हैं। मॉडरेटर कौन होता है, हैवी वाटर यानी कि ग्रेफाइट के आसपास D2O,
मतलब ये न्यूट्रॉन के आसपास का साइज है इसका। तो आपको न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन उसी कंपैरिजन में ना साइज इनके 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम ऐसे, लेकिन यूरेनियम तो देखो 238 है तो बहुत बड़ा साइज है। तो इसका कहने का सवाल ये है कि आप इस हैवी वाटर का क्यों यूज करते हो इनको रोकने के लिए, न्यूट्रॉन को स्लो डाउन करने के लिए। आप यूरेनियम जो तो उसमें सैंपल में पड़े उन्हीं से टक्कर खा के रुक जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको मैंने 11th में भी समझाया था पॉलिसिन में कि जब दो कंपेरेबल मास की चीजें टकराती है आपस में तो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी शेयर करती हैं। जबकि कोई एक ऑब्जेक्ट बहुत हैवी मास से टकराता है तो काइनेटिक एनर्जी को शेयर नहीं करता, रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है। आप ये एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। एक जो कैरम बोर्ड की गिट्टी है उसको क्या करो, जो कैरम की दीवार है ना उस पर स्ट्राइक करके फेंको तो वो टक्कर खा के वापस आ जाती है। लेकिन उसी गिट्टी को आप दूसरी गिट्टी से मारो, मतलब एक रुकी हुई गिट्टी पे उसे मारो तो वो खुद रुक जाएगी और सारी एनर्जी दूसरे को दे देगी। तो यही काम न्यूट्रॉन करते हैं कि जब वो न्यूट्रॉन से टकराते हैं तो न्यूट्रॉन टक्कर खा के सारी एनर्जी न्यूट्रॉन को दे देते हैं, हैवी वाटर को दे देते हैं और खुद रेस्ट में आ जाते हैं। तो यहां लिखना क्या है पेपर में, तो आपको लिखना है, अब मैं बोल देता हूं आप इसको वैसे लिखो इतनी लैंग्वेज। व्हेन टू ऑब्जेक्ट ऑफ कंपैरेबल मास कोलाइड with each other then the particle can share more energy to the another, ठीक है। the fractional change in energy will be more in that case, but in case when it strikes with a heavier mass then it will lose minimum energy, ठीक है। ये लिखना है बच्चों, ये लॉजिक है इसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये एक सर्किट है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। इन सर्किट शॉन इन द सर्किट कंटेनिंग एन आइडियल पीएन डायोड बी एज ए रेजिस्टेंस आर गिवन इन द स्क्वायर वेव एज शोन, ठीक है। देखो बच्चों इसमें पता है कि आउटपुट की वेव बताओ, गिव एन एग्जांपल ऑफ योर आंसर इन ए, ठीक है। गिव एन एक्सप्लेनेशन फॉर योर आंसर इन ए। तो पहले तो इसकी आउटपुट बनानी है। तो पहले एक बात देखो, जब आप इस पे ये नेगेटिव पार्ट लग रहा होगा तो इधर नेगेटिव लगेगा इस पे, तो ये उस दौरान क्या होगी बच्चों, फॉरवर्ड बाइस है। अच्छा आइडियल डायोड बोलिए तो फॉरवर्ड बाइस हो गई ना ये, तो फॉरवर्ड बाइस होने पे यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो जाएगी, ठीक है। तो जो आउटपुट मिलेगा, ये तो ग्राउंड हो रखी है यहाँ 0 वोल्ट, तो यहाँ पे 0, तो इसका आउटपुट क्या मिलेगा आपको 0 वोल्ट। तो अगर मैं एक्सप्लेनेशन भी लिखना चाहूँ तो यहीं पे बी पे लिख सकता हूँ, ड्यूरिंग नेगेटिव पार्ट डायोड विल बी फॉरवर्ड बाइस, है ना, और पोटेंशियल डिफरेंस विल बी 0, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम पॉजिटिव पार्ट अप्लाई करेंगे तो डायोड क्या हो जाएगी, रिवर्स बायस, ठीक है। और रिवर्स बायस का मतलब होता है ओपन सर्किट, ठीक है। और इधर हमने क्या लगाया है, प्लस बी, तो देखो यहाँ 0 है और यहाँ भी, तो पोटेंशियल, अच्छा ये आउटपुट लिख देता हूँ, ओपी लिख दिया मैंने। अब इस केस में क्या होगा, ये रिवर्स बायस हो गई तो डायोड ऐसे खुल जाएगी। यहाँ तो 0 वोल्ट है और यहाँ जो आपने ये वोल्ट लगाया पॉजिटिव वाला, इतने से इतने तक का, 0 से B तक का, ठीक है, वो यहाँ वोल्टेज भी आ जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना इन दोनों का, V। तो अगर मैं आपसे कहूँ किसकी वेवफॉर्म बनाओ आउटपुट की, तो पहले पार्ट का आंसर अब समझ में आ गया कि हम ऐसे बनाएंगे, ये 0 और ये B, ठीक है बेटा। तो 0 से B तक ये नेगेटिव पार्ट हट जाएगा। और यही सवाल आपके पिछले सैंपल में था कि इसके क्रॉस आउटपुट पूछ रखा था, तो उस सैंपल पेपर में जाके देखो क्या था आउटपुट, ठीक है। अब देखो, अब देखो बेटा यही एक सवाल है, इसमें पूछा है कि कौन सी डायोड फॉरवर्ड बायस है, कौन सी रिवर्स बायस। क्या सिखा रखा है कि पी टाइप पे हाई वोल्टेज होना चाहिए, ये पी टाइप ऐसे इस तरह हाई वोल्टेज होना चाहिए, ये पी साइड है और ये एन साइड, इस पे लो। तो इस केस में देखना हाई वोल्टेज है ना, ये 6 है, इधर 4 फॉरवर्ड बायस है, ये 0 ये 2, तो ये तो इस पे लो हो गया ना, ये पी वाली साइड ये है, तो इसका मतलब रिवर्स बायस। ये वाला -4 बड़ा होता है -10 से, तो ये फॉरवर्ड बायस है। और ये रिवर्स बायस हो क्योंकि इधर 0 इधर -4, ये रिवर्स बायस है, ठीक है। तो ये था पहला पार्ट, ठीक है।